मैं रामेश्वर डावर साई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे थे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। हम देखने जा रहे हैं वर्णमाला भाग 2। ठीक है, भाग 1 में हमने देखा था स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और औष्ठ ये 25 वर्ण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हिंदी वर्णमाला पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार जरूर देख लें। हम यहाँ से आगे पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म एवं संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण में से हमने व्यंजन को सबसे पहले लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर व्यंजन के अंतर्गत हमने स्पर्श व्यंजन कंप्लीट कर लिया है। हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमने यहाँ पर बताई है 4। कितनी? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। ठीक है, 4 अंतस्थ व्यंजन है। इसके अंतर्गत हमने देखा है य, र, ल, व। य और व इन दोनों को हमने कहा है अर्ध स्वर। क्या कहा है? अर्ध स्वर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था र। र का जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो जिह्वा हमारे मुख गुहा के अंदर एकदम रगड़ती हुई चलती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे कहा है लुंठित। क्या कहा है इसे? लुंठित। लुंठित मतलब जिह्वा हमारी मुख गुहा के अंदर रगड़ाती हुई चलती है। ठीक है, इसीलिए हमने र को कहा है यहाँ पर लुंठित या रगड़ना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है ल। ल को हमने कहा है पाश्विक। क्या कहा है? पाश्विक। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। य और व को हमने कहा है अर्धस्वर। ठीक है, अर्धस्वर कहा है। र को हमने लुंठित कहा है और ल को हमने पाश्विक कहा है। ठीक है, ये हो गए 25 हमारे स्पर्श व्यंजन और 4 ये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख गुहा के अंदर हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए हमने इसे कहा ऊष्म या संघर्षी। संघर्ष करते हुए इसका उच्चारण होता है, इसीलिए हमने इसे कहा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्मा हल्की सी गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे कहा है ऊष्म या संघर्षी। संघर्ष रगड़ता हुआ चलता है। ठीक है, श, श, श और ह। ठीक है, ये कितने हैं? इनकी संख्या भी 4 है। कितनी है इसकी संख्या? 4। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन नो की संख्या कितनी है? तो इसकी भी संख्या 4 है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमने देखे 4, ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या हमने देखी 4। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं और आपको ऑप्शन में दे देता है श, य, र, ल। ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हमने श, श, श और ह देखा है, तो हम आराम से इसका क्वेश्चन सही आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। या तो फिर अगला हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हमने देखे इनकी संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। श्र स्त्री वाला। ठीक है, ये
दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए हमने इसे कहा है संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन कहा है हमने? संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों के मेल से बने हैं, ठीक है, इन दोनों की संधि हुई है, ठीक है, इसलिए हमने इसे कहा है संयुक्त व्यंजन। अक्ष, क के साथ श, षटकोण वाला, ठीक है, तो बना है श। त्र, आधा त और र, इन दोनों के मेल से बना है त्र। ज्ञ, ज के साथ य मिला है, तो क्या बना है ये? ज्ञ। स्र, शक्कर वाला श और र जब मिला है तो ये स्र बना है, ठीक है, ये चीजें हो गई है। अब दूसरी चीजें, ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है, या तो जैसे अपन ने यहां पर देखा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, और आपको दे देता है यहाँ पर ऑप्शन श, ह और य, और एक दे देता आपको क्ष, ठीक है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है हमारे पास। पूछ लेता है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ठीक है, तो निम्न में से संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा है क्ष, ठीक है, ये किसके मेल से बना है? क के साथ श, ठीक है। बाकी इसके बारे में अपन ने देखा था, ये तो हो गया उसमें संघर्ष व्यंजन, उसमें संघर्ष व्यंजन, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, तो इनमें से संयुक्त कौन सा है? क्ष, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। फिर और इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अक्ष जो है ये हिंदी शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, जिसको इंग्लिश में अपन डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है, तो शब्दकोश हिंदी वर्णमाला में अक्ष का स्थान जो है, क्या पूछ लेता है यहाँ पर? स्थान, अक्ष का स्थान किसके बाद होगा या किससे पहले होगा, ठीक है, तो हमने देखा है यहाँ पर ये क्या है, इसका अगर हम क्ष का विच्छेद करते हैं तो क और श, ठीक है, तो इसका जो स्थान होगा ये क के बाद होगा, ठीक है, और ख के पहले होगा, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? इन दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म संघर्षी 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमने देखी 4, ये हो गए। उसके बाद हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्यों? क्योंकि इसका हिंदी वर्णमाला में 2 बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ये है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हमने यहाँ पर देखा है, ये दो, इसको हमने कहा है, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, ट ठ ड ढ ण, ठीक है, और यहाँ पर ट ड और ण, ठीक है, इनका 2 बार प्रयोग किया गया, इसलिए हमने इसे कहा द्विगुण व्यंजन, इसके 2 गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इनकी कंडीशन अलग अलग है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा की जाए। द्विगुण व्यंजन की अगर बात करें तो द्विगुण व्यंजनों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये अंत में या बीच में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? द्विगुण व्यंजन। लेकिन जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, किसी भी शब्द अगर की शुरुआत ड और ढ से होती है तो वह होगा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। यहाँ पर द्विगुण व्यंजन का प्रयोग बीच में या अंत में किया जाता है, लेकिन इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इनका हम बीच में प्रयोग भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं और
पहले स्थान पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले उपयोग में लाते, सबसे किसी भी शब्द की शुरुआत हम ड और ढ से करते हैं तो वह होगा स्पर्श व्यंजन। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पर पेड़, ठीक है, तो ये जो वर्ण आया है ड़, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। कौन सा व्यंजन हो जाएगा, द्विगुण। ठीक है, मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पर डर, ये एक शब्द लिख दिया मैंने डर, तो ये जो ड है, ये वाला जो ड है यहाँ पर कौन सा होगा, स्पर्श व्यंजन होगा। कौन सा होगा, स्पर्श व्यंजन होगा। ठीक है, किसी भी शब्द की शुरुआत अगर ड ढ से होगा या करेंगे तो वह होगा स्पर्श व्यंजन। लेकिन किसी भी शब्द, हमारी बात हो गई यहाँ पर द्विगुण व्यंजन के। ठीक है, किसी भी शब्द की शुरुआत अगर ड ढ से होती है तो स्पर्श व्यंजन, और बीच में या किसी अंत में ड और ढ आता है तो वहाँ पर होगा द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, इसके नीचे जो है नुक्ता लगा होता है। क्या लगा होता है, नुक्ता, इसे कहा जाता है नुक्ता। ठीक है, ये है नुक्ता। ठीक है, तो ये क्या है नुक्ता, तो ये नुक्ता जो है ये आगत ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, आगत। अरबी या फारसी ध्वनि कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, अरबी या फारसी ध्वनि। ठीक है, अरबी या फारसी। ठीक है, ये जो लगा है इसे कहा जाता है नुक्ता। क्या कहा जाता है, नुक्ता। जैसे क के नीचे लगा दिया हमने बिंदु। ठीक है, क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, ये 5 जो वर्ण है, इनके नीचे अगर हम हल्का सा डॉट या बिंदु लगा देते हैं तो इसी बिंदु को हमने कहा है नुक्ता। हिंदी में इसे कहा जाता है नुक्ता। ठीक है, और ये कैसी ध्वनियाँ होती है, अरबी या फारसी। ठीक है, तो ये नई आगत ध्वनियाँ इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नई आगत ध्वनियाँ। ठीक है, और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो क थोड़ा सा घर्षण के साथ इसका उच्चारण होता है, और इसका हम उच्चारण करेंगे नॉर्मली क, ख। ठीक है, हल्का सा घर्षण के साथ इसका उच्चारण होता है ख, और ये हो जाएगा ख, नॉर्मली ख। ग, ग, ज, जफरनामा, जैसे अपन बोलते जफरनामा। ठीक है, तो ये हो गया ज, या फिर हम बोलते हैं जरा, जरा, और दूसरा एक जरा, जरा। ये जरा है और ये जरा। ठीक है, ये फ और ये क्या है, फ, फ। ठीक है, तो इन दोनों में उच्चारण में भी थोड़ा सा अंतर होता है। क्यों, क्योंकि इनके नीचे क्या लग गया, नुक्ता लग गया। और इस नुक्ते का प्रयोग सबसे पहले शिव प्रसाद सिंध, शिव प्रसाद सिंध सितारे हिंद ने करी थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। किसका, नुक्ते का, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, सबसे पहले नुक्ता का प्रयोग
इस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, ये इन दोनों के उच्चारण में अंतर है। ठीक है, नुक्ता हो गया। इसके बाद हिंदी वर्णमाला हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, उष्म, संघर्षी, अंतस्व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उधर हो गया स्पर्श व्यंजन, श्री प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर देखते हैं नुक्ता हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं वर्तुल। एक चीज और आती है वर्तुल, जिसे कहा जाता है वर्तुल। ठीक है, क्या होता है वर्तुल? ठीक है, तो ये है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर वर्तुल, तो इसके ऊपर आधा र बन रहा है। ठीक है, और इसी आधे र को हमने कहा है वर्तुल। ठीक है, यहाँ पर इसको हम आधे र के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? आधे र के रूप में। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो जैसे मैं एक शब्द लिख दिया यहाँ पर प्रकाश, एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर प्रकाश। ठीक है, एक शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रक। ठीक है, और एक शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्ष। ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब भी हम आधा र मानते हैं। इधर भी हम आधा र और इधर भी हम बोलते हैं इसको आधा र। ठीक है, जब हम इस शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आएगा प, प के बाद फिर र आ रहा है। क्या आ रहा? आधा र। के बाद फिर क्या आ रहा? अ। ठीक है, इस प्रकार से हमने केवल किसको तोड़ा? प्र को। पहले उच्चारण हो रहा प, प्र, प के जस्ट बाद र और र के बाद अ। यहाँ पर प भी आधा होगा और र भी आधा होगा और इसके इन दोनों को पूरा करेगा अ। मतलब यहाँ पर प आधा है और र पूरा है। ये अ र को पूरा कर रहा है। ठीक है, प्रकाश में आधा वर्ण कौन सा है? प। र कैसा है? पूरा। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश। प्रकाश का हम प्र का हम वर्ण विच्छेद करें तो प्र इस प्रकार से पूरा हुआ। ये जो र है, मतलब कहने का ये वाला जो र है, इसका प्रयोग हम किसी भी मतलब जो पूरी पाई से बना हुआ शब्द है, पूरी पाई। अब पूरी पाई क्या होता है? पूरी पाई का मतलब होता है वे वर्ण जिसमें पूरी पाई उपयोग में लाई जाती है। ये वाली जो खड़ी लाइन, इसे हम पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। ये जो खड़ी लाइन होती है इसे हम बोलते हैं पाई। अब पूरी पाई से बनने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? क। क के अंतर्गत पूरी एक ऐसी लाइन बनती है। ख। ख को बनाने के लिए हमें ये पूरी खड़ी पाई की जरूरत होती है। उसके बाद ग। ग को पूरा करने के लिए हमें खड़ी पाई की जरूरत होती है। घ। जो भी खड़ी पाई वाले जो वर्ण दिख रहे हैं ये पूरी पाई से बने हुए। च, छ में आधा है, ज में पूरा, झ में पूरा, य में। ठीक है, ये पूरे वर्ण चारों की चारों आधी पाई, अर्ध पाई जिसको बोलते हैं। कौन सी पाई बोलते हैं? अर्ध पाई। ठीक है, तो अर्ध पाई वाले जो वर्ण होते हैं, जैसे यहाँ पर ट, अब ये अपन ने लिखा ट, तो ट की जो पाई आधी बन रही है। कैसी बन रही है? आधी बन रही है। ये हमारी शिरो रेखा हो गई। शिरो रेखा के नीचे आधी पाई, फिर ये ट बनेगा। तो आधी पाई वाला जो वर्ण होता है उसके नीचे ट्रक डबल मात्रा बनती है। वहाँ पर कैसी मात्रा बनती है? डबल मात्रा बनती है। इसलिए इसे हमने कहा है अर्ध पाई और इसको हमने कहा है पूरी पाई। प्र के अंतर्गत पूरी पाई आती है। ठीक है, तो ये र, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन वर्ण के अनुसार अलग अलग इनका प्रयोग
लाया जाता है। ठीक है, ये हो गया वर्तुल का काम। ये हो गया ट्रक, ड्रम, ड्रग्स। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं शब्द होते हैं, ये अर्धपाई के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं, ये पूरी पाई के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं ये ऊपर वाला र। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था वर्ष, क्या लिखा था हमने यहाँ पर? वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ण विच्छेद अगर हम इसका करें तो सबसे पहले व आता है। व के बाद किसका उच्चारण हो रहा? र का। उसके बाद श और अ, ये हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया। इसका भी कुछ ऐसा ही है, जो सिर के ऊपर, जो सिरो रेखा के ऊपर जो र लगता है, इसका उच्चारण पहले किया जाता है, वर्ण से पहले। अब ये किसके ऊपर लगा है? षटकोण के ऊपर लगा है। ठीक है, तो इसको हम षटकोण से पहले इसको उच्चारित करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा व के बाद, व के तुरंत बाद क्या उच्चारित हो रहा है? र, उसके बाद षटकोण वाला श, उसके बाद अ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तीनों र का उच्चारण हम कर चुके हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुछ और ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एक, जिसको हमने अंग्रेजी ध्वनि या अंग्रेजी वर्ण कहा है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक्टर, इसके ऊपर ये जो लगता है, ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये जो है ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा है ये? अंग्रेजी शब्द, इसे हम अंग्रेजी, ठीक है, जो दूसरे देशों से आया हुआ वर्ण है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे कहा अंग्रेजी वर्ण। दिखता है चंद्र बिंदु जैसा, ठीक है, इसलिए हमने इसे कहा आधा चंद्र बिंदु। ठीक है, वर्तुल, नुक्ता, नुक्ते का प्रयोग शिव प्रसाद, सितारे, हिंद। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है सभी के लिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए इसके बारे में कि जो हमारी वर्णमाला है, हमारी वर्णमाला जैसे हमने लिखा यहाँ पे अ, अनार, आ, आम, क, कमल। तो ये इस प्रकार की जो पद्धति है वर्णमाला की, ठीक है, ये किसने बनाई? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि अ अनार, आ आम, क कमल, ख खरगोश, ठीक है, ये किसने बनाया? इसके बारे में आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक चीज और बची है जो कि हमारे हिंदी वर्णमाला में उसका प्रयोग नहीं किया गया, मतलब उसकी गिनती नहीं की गई। ठीक है, वह है विद्युत वाला त्य। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको आपको लिख दूं ऐसा, क्या लिखा हुआ है? हालांकि हमने 52 वर्णों को जब पढ़ा है, इसमें इसका उच्चारण कहीं पर नहीं दिखने को मिला, कहीं नहीं दिखा हमें ये। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये जो है ये आधा द और य से मिलकर बना है। कौन? द्य, विद्युत वाला, जिसको अपन लिखते हैं ना विद्युत। ठीक है, ये वही चीज है, विद्युत, ये वही चीज है, लेकिन ये बना किससे है? आधा द और य, आधा द और य से मिलकर बना है द्य।
ठीक है, इसे पढ़ा जाता है द्य, द्य, विद्युत, द्युत, ऊ की मात्रा लग गई तो द्युत, ठीक है, द्य। तो देखो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से आपको लिखा, तो देखो यहाँ पर हमने केवल द्य को इस प्रकार से तोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, केवल मात्रा लगानी बची है। जब हम यहाँ से हलंत हटा देंगे, कहाँ से, द्य से जब हम हलंत हटा देंगे तो ये छोटी मात्रा इसको पूरा कर देगी, छोटी मात्रा इसको हलंत को पूरा कर देगी। यहाँ बचा क्या है, य के अंत में लगा है आ की मात्रा, तो ये शब्द क्या लिखा हुआ था, दिया। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा किताबों में। ये इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि अगर आपको मान लो ऐसा एक ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया कि इसका पूरा नाम क्या है और अलग अलग ऑप्शन दे देंगे आपको इस प्रकार से, ठीक है, तो ये बनेगा ऐसे। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, वास्तविकता में क्या है, वास्तविक ये है कि ये दिया लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हम 52 वर्णों में नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। यहाँ पर हमारे व्यंजन का टॉपिक पूरा होता है, ठीक है। थैंक यू।